हाँ जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान पुलिस में महिला एवं बाल अपराध से संबंधित चर्चा कर रहे थे। और महिला बाल अपराध में हमने बहुत सारे फैक्टों को जाना। इससे पहले 2 सेशनों में हमने बात की। हम मेन सेशनों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे दहेज प्रथा के संबंध में, और दहेज प्रथा से संबंधित जो अधिनियम बना उसे कहा गया दहेज निषेध अधिनियम 1961 के नाम से जाना गया था। दोस्तों, किस नाम से जाना गया इस अधिनियम को? दहेज निषेध अधिनियम 1961 के नाम से जाना गया। क्लियर? दहेज क्या है? एक सामाजिक बुराई है, एक सामाजिक धार्मिक बुराई है, एक कानूनी अपराध है, या इनमें से कोई नहीं? तो दहेज एक सामाजिक बुराई के अंतर्गत आने वाला क्या है? एक्ट है। दोस्तों, हम बात करें, यह है कानून पारित कब हुआ, तो पारित का फैक्ट रखना है आपको। यह कानून पारित हुआ 26 जून 1961 को। कब हुआ था? 26 जून 1961 को यह कानून पारित हुआ था। क्लियर? और यह लागू कब हुआ? देखिए, दोनों एक्टों के अलग अलग फैक्ट होते हैं। लागू कब होता है और पारित कब होता है? तो लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। दोस्तों, यह लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को यह लागू हुआ था। बात करते हैं दहेज निषेध अधिनियम क्या है, क्या नहीं है, इसके से टैग, इसमें आईपीसी की कौन सी धारा में क्या क्या हमें क्या मिलते हैं, दंड के प्रावधान है, और इस अधिनियम की धारा कौन कौन सी है। हम आईपीसी की धारा नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे इस अधिनियम की धाराएं। दोस्तों, इस अधिनियम में धाराएं वैसे 13 से 14 धाराएं हैं, लेकिन एक एक धारा के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये अधिनियम, हम जब सामाजिक बुराई पढ़ते हैं तो दहेज निषेध निवारण अधिनियम 1961 पढ़ के इसमें संशोधन भी हुए थे। 84 और 86 का संशोधन हुआ था। 85 में संविधान संशोधन, इस संशोधन में इसमें निर्णय या इनमें परिवर्तन करने की क्या थी, क्षमता ले ली गई थी। क्लियर? तो एक एक पॉइंट की तरफ चलेंगे। पहला पॉइंट आता है कि राजेश वनाव स्टेट ऑफ कर्नाटका केस का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, इस केस का संबंध किससे है? दहेज प्रथा से संबंध है। क्लियर? दूसरे फैक्ट पे बात करते हैं कि भाई दहेज प्रथा को कौन कौन से आयाम दहेज प्रथा में और हमें क्या क्या पढ़ना होता है। क्लियर? दहेज प्रथा में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, दहेज प्रथा कानून में कुछ धाराएं हैं। जैसे हम बात करें धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। हमसे पूछेगा कैसे कि बताइए धारा 1 में दहेज निवारण एक्ट की धारा 1 में क्या है? तो धारा 1 में है दोस्तों, इसका विस्तार, इसका किसका? दहेज निषेध अधिनियम का विस्तार क्या क्या है और कहां कहां ये लागू होता है। तो लागू होने के संदर्भ में आपको याद रखना है कि 2019 नवंबर से ये जम्मू कश्मीर यानी कि पूरे भारत में लागू हो गया है। बाकी उससे पहले कहाँ लागू नहीं था? जम्मू कश्मीर में। जब से धारा 370 हट गई तब से पूरे भारत में हो गया। धारा 2 के तहत क्या है? दहेज की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? दहेज की परिभाषा। ऐसे पूछ ले कि दहेज निवारण एक्ट 1961 में दहेज की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? तो धारा 2 में दी गई है। दोस्तों, आराम से समझना है दहेज की परिभाषा क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? तो देखिए, दहेज क्या है? विवाह के उपलक्ष्य में संपत्ति विवाह के समय या विवाह से पहले या विवाह के बाद किसी की संपत्ति, किसी की क्या वधू से संपत्ति या मूल भूति
प्रवृत्ति, मूलभूति, प्रेति, यानी कि कोई जमीन जायदाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो संपत्ति का आदान प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाती है? दहेज की परिभाषा किस में दी गई है? धारा 2 में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विवाह के उपलक्ष्य में संपत्ति की मांग करना, मूल प्रेति की मांग करना और अन्य धन की मांग करना, आदान प्रदान करना, विवाह के उपलक्ष्य में वो क्या है? दहेज की परिभाषा है। नेक्स्ट बात करते धारा 4 में क्या दिया गया है। दहेज लेने व लेन देन के लिए सजा के प्रावधान किए गए हैं। दहेज लेने व देने के लिए सजा के प्रावधान किए गए हैं। क्लियर? और क्या क्या सजा के प्रावधान किए गए हैं? अगर यहां बात करें तो 5 वर्ष तक की सजा, 5 वर्ष सजा, ध्यान रखना 5 वर्ष की क्या है? सजा, और 15,000 जुर्माना रखा गया है। पूछ ले दोस्तों कि दहेज निवारण अधिनियम 1961 के तहत कितना जुर्माना रखा गया है? तो ध्यान रखना 15,000 जुर्माना और 5 वर्ष की क्या रखी गई है? सजा रखी गई है। अब बात आती है कि साहब क्या प्रत्येक धारा में जुर्माना है? जी हां, जहां जहां लगभग धाराओं में जुर्माना है और जहां जुर्माना नहीं है वहां पर मैं आपको क्रॉस करवा दूंगा। इनके फैक्टों को याद रखना है, क्योंकि देखिए धाराएं पढ़ा क्यों रहा हूं, चलो धाराओं से प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन ऐसे पूछ सकता है दहेज निषेध एक्ट 1961 के तहत कितना जुर्माना रखा गया? 15,000। कार्यस्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण व शोषण अधिनियम के तहत कितना जुर्माना रखा गया? 50,000। तो ऐसे जुर्माना हमसे पूछ सकता है ना। नेक्स्ट बात करते धारा 4, दहेज की मांग करना, और दहेज की मांग करने पर भी क्या है? सजा रखी गई है मेरे भैया। धारा 4 के तहत अगर आप दहेज की मांग करते हो तो कम से कम सजा 6 महीने की और अधिक से अधिक सजा 2 महीने की। सजा कितनी है? कम से कम 6 माह, और अधिक सजा होगी तो कितनी होगी? 2 वर्ष। आपकी भाई सगाई हो गई और बात कर रहे हो अपनी लुगाई से, ठीक है, और बात करने पर उससे कह रहे हो कि यार मुझे तो एक कार चाहिए गिफ्ट में, और वो रिकॉर्ड कर ली उसने बात, और दहेज की मांग कर रहे हो आप पे केस लग गया, तो कम से कम 6 महीने की सजा और 2 वर्ष की अधिक से अधिक और 10,000 जुर्माना देना पड़ेगा, और लुगाई नहीं मिलेगी वो अलग भैया। ठीक है, तो ये धारा 4 का प्रावधान है। क्लियर? अब बात करते धारा 4 का। ठीक है, धारा 4 का, धारा 4 का में क्या प्रावधान दिए गए हैं? के है ना, का नहीं है। के देखिए, बात करते हैं दहेज का जो कारण बताना पड़ेगा। कौन सी? धारा 4 के में दहेज का कारण क्या करना है कि जब दहेज लेंगे, कारण नहीं, दहेज क्या करना है। अब आपको साहब दहेज क्या करना है मतलब, इससे पहले कोई दहेज लेगा और दहेज देने वाला है, उन दोनों पे कार्रवाई होगी। उनके लिए क्या करना है, दोनों के लिए, उसकी सजा के प्रावधान किसमें मेरे भैया? इसमें है। दूसरा, विज्ञापन करना। मेन बात है विज्ञापन करना। विज्ञापन करना, अखबार में कटिंग आई कि सुयोग्य वधू चाहिए, छोरा डॉक्टर है, रंग गोरा है, कद 6 इंच मतलब 5.6 इंच है ना, और ऐसे अखबार में क्या आई? न्यूज आई, और नीचे दे दिया उसमें कि मांग क्या है, छोरे को एक सेंट्रो गाड़ी चाहिए या BMW कार चाहिए,
और छोरे की नौकरी है तो एक मकान चाहिए, तो आपने विज्ञापन किया, तो कौन सी धारा 4 के तहत आपको क्या है, सजा का प्रावधान है मेरे भैया, और सजा का प्रावधान सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते धारा 5। धारा 5 के तहत क्या है, ये सब धाराएं हम कोई अलग से संविधान या आईपीसी के पेनल कोड नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दहेज निषेध एक्ट 1961 के तहत। जब राजस्थान जीके में सीधा पढ़ाया जाता है दहेज निवारण अधिनियम, तो 2-3 डेट बता के, स्थापना बता के छोड़ देते हैं, लेकिन आपके स्पेशल टॉपिक है, इसलिए दोस्तों आपको याद रखना होता है दहेज के कारण से संबंधित है कि क्या क्या कारण हुए, आपने दहेज देने के लिए क्या क्या प्रूफ दिया, वो है। नेक्स्ट है मेरे भाई धारा 6, इतनी मोस्ट नहीं है, कोई बढ़िया है वो मैं बता रहा हूं। धारा 6, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दहेज धारण करना, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दहेज धारण करना, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दहेज धारण करना मेरे भैया, इसमें है धारा 6 में है मेरे भाई। क्या सजा के प्रावधान है, तो सजा के प्रावधान है 2 वर्ष की तो सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो ये भी फैक्ट याद रखना है कि अगर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्या की जाए, दहेज धारण किया जाए, तो उसमें क्या है, सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट फैक्ट पर बात करते हैं धारा 7। धारा 7 में क्या उल्लेखित है, ये भी एक अच्छी धारा है इस नियम की। धारा 7 में संज्ञान लेने का वर्णन है। संज्ञान मतलब संज्ञान लेना, और संज्ञान का अर्थ समझना है मेरे भैया, 2 रूपों में संज्ञान। संज्ञान लिया जाता है कि वो जो काम किया है वो जमानती है, जमानती है या अजमानतीय है। अगर आप दहेज के कारण मृत्यु हो गई तो अजमानतीय नहीं, बाकी जमानतीय। संज्ञान लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, और कौन कौन सी धाराएं यहां पर हमें देखने को मिलती है। धारा 8, ठीक है, धारा 8 के संदर्भ में बात करते हैं, बड़ी मोस्ट धारा है इसकी। धारा 8, धारा 8A और धारा 8B, तीनों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। 8B किसकी धारा है, दहेज निवारण अधिनियम 1961 की धारा है मेरे भैया। देखिए बात करते हैं अपराध का वर्णन धारा 8 में। अपराध का वर्णन धारा 8 में मिलता है। अपराध का वर्णन कौन सी धारा में, वर्णन की जमानती है अजमानती है, कौन सी धारा है, तो धारा 8 में मिलता है मेरे भाई। नेक्स्ट फैक्ट है धारा 8 है, घटना की शिकायत घटना के 1 वर्ष के अंदर करना। धारा 8 ये क्या कहती है कि घटना की शिकायत 1 वर्ष के अंतर में करना, 1 वर्ष के अंदर करना। इसके बाद अगर आप करते हो तो वो केस अमान्य सिद्ध हो जाएगा। यहीं पर इससे पहले हमने बात की, अगर रेप होता है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता है, तो आपको 90 दिन के अंदर केस, यानी कि 3 महीने के अंदर केस दर्ज करवाना होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं भाई कि धारा 8A में शिकायत दर्ज करवाने का प्रावधान है। धारा 8B क्या कहती है, धारा 8B कहती है मेरे भाई कि घटना हो गई, घटना की शिकायत हो गई, और अब धारा 8B में दहेज विशेषाधिकारी की नियुक्ति होगी। दहेज विशेषाधिकारी
की नियुक्ति होगी। और दहेज विशेषाधिकारी की नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा क्या होगी? नियुक्ति होगी दोस्तों। इस प्रकार धारा 8 में अपराध का वर्णन है। धारा 8 में घटना की शिकायत 1 वर्ष के अंतर आपको करनी है। धारा 8 में दहेज विशेषाधिकारी की क्या होगी? स्थापना होगी और राज्य सरकार क्या करेगी? स्थापना करेगी। अब बात करते हैं कि और कौन कौन सी धाराएं मेरे भाई। तो धारा 9, कौन सी धाराएं हैं? धारा 9 के वर्णन के बारे में बात करें। धारा 9 में क्या उल्लेखित है कि इस अधिनियम में संशोधन के नियम बनाने की शक्ति दी गई है। धारा 9 में इस अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति दी गई है। किसमें? धारा 9 में। लेकिन ध्यान रखना, कौन कर सकता है संशोधन? केंद्र सरकार कर सकती है, ठीक है। और धारा 10 में भी सेम बात कही गई है। धारा 10 सेम बात है। इस अधिनियम में संशोधन करने की बात की गई है, लेकिन शब्द कौन सा चेंज हो गया? वहां केंद्र सरकार और यहां कौन कर सकती है? राज्य सरकार मेरे भाई संशोधन कर सकती है। तो इस प्रकार क्या है, थोड़ा सा दहेज निवारण अधिनियम से संबंधित फैक्ट अपने धारा वगैरह कंप्लीट होती हैं। देखो मैं कंप्लीट करवा देता हूं पुनः। दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित हुआ 26 जून 1961, लागू 1 जुलाई 1961। धारा 1 राजेश वनाव स्टेट कर्नाटका का केस रखना है याद। धारा 1 में विस्तार और लागू पूरे भारत में। धारा 2 दहेज की परिभाषा दी गई है। धारा 3 में दहेज लेने व देने के लिए सजा का प्रावधान है, 5 वर्ष या 15,000 रुपये जुर्माना। धारा 4 दहेज की मांग करने पर 6 माह अधिकतम 2 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना। धारा 4 दहेज क्या करना, यानी विज्ञापन किया दहेज का तो सजा मिलेगी 5(4) के तहत दहेज। धारा 5 दहेज के कारण बताने पड़ेंगे। धारा 6 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दहेज धारण करना या 2 वर्ष की सजा या 10,000 जुर्माना। धारा 7 संज्ञान लेना कि यह जमानती है कि अजमानती है, क्या अपराध किया है। धारा 8 अपराध का वर्णन है, दहेज के अपराध का वर्णन है। धारा 8 है घटना की शिकायत 1 वर्ष के अंतर करनी है। धारा 8वीं दहेज विशेषाधिकारी अधिकारी की नियुक्ति करनी है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। धारा 9 इस अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति दी गई है केंद्र सरकार को। और धारा 10 में नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? राज्य सरकार को। दोस्तों इस प्रकार अपना फैक्ट ये कंप्लीट होता है अधिनियम से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि इस अधिनियम में आईपीसी की कौन कौन सी धारा क्या है मानी गई है। तो वही अगला फैक्ट आता है यहां से, दहेज निवारण अधिनियम 1961 में संविधान के अंतर्गत किए गए संशोधन, संवैधानिक संशोधन कौन कौन से या नियम में संशोधन, जरूरी नहीं संवैधानिक शब्द याद रखो। तो इसमें जो नियम में संशोधन किए गए वो कब कब किए गए? सन 1984 में और सन 1986 में संशोधन किए गए थे मेरे भाई। लेकिन दहेज संबंधित जो नियम बनाए गए वो कब बनाए गए ये याद रखना है। 1985 में दहेज संबंधित नियम बनाए गए। संबंधित नियमों के संदर्भ में याद रखना है। तो दहेज निवारण एक्ट 1961 में कब संशोधन किया गया?
1984 और 86 में किया गया, और 1985 में जो किया गया, क्या किया गया, दहेज के नियमों पर दोस्तों, दहेज संबंधित नियम निर्धारित किए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगला पॉइंट है इसमें, जुर्माने वगैरह के बारे में हमने बात कर ली। अगला पॉइंट है, दहेज के लिए उकसाना क्या कानूनी अपराध है? पूछ ले, दहेज के लिए उकसाना कानूनी अपराध है? दहेज के लिए उकसाना क्या कानूनी अपराध है? जी हां, दहेज के लिए अगर आपने किसी को उकसाया तो वो भी क्या है, कानूनी अपराध है। अब बात कर लेते हैं कि संशोधन के बाद परिवर्तन भी 1985 में ही हुए थे दहेज की कुछ धाराओं के। यहां से अगला मोस्ट पॉइंट आता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड की धाराएं कौन कौन सी हैं दहेज निवारण अधिनियम 1961 के तहत? बताइएगा। दहेज निवारण अधिनियम 1961 के तहत इंडियन पीनल कोड की धाराएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? यहां से प्रश्न संभावित बनता है। अब आप कहोगे साहब हर क्लास में यही कहते हो, यहां से सम्मानित बनता है, तो क्या पेपर ला के दे दूं? सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मेन चीजें जो भाई सीधी पता चल रही हैं, तो आईपीसी की धाराओं के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो देखिए आईपीसी की धाराएं कौन कौन सी मोस्ट हैं इसमें दोस्तों? इसमें जो धाराएं मोस्ट हैं वो पहली धारा है 304B। धारा का क्या नाम है? आईपीसी की धारा 304B। आइए 304B के संदर्भ में विस्तार से जानते हैं कि दहेज की मृत्यु से संबंधित है। किससे? दहेज मृत्यु से संबंधित धारा कौन सी है? 304B। क्या है दहेज मृत्यु? अगर आपने शादी के 7 वर्ष के अंतराल में किसी नववधू को सताया या उसके साथ शारीरिक अत्याचार किया या कोई भी शोषण किया और वो डिप्रेशन में आके उसने फांसी लगा ली, तो क्या माना जाएगा? दहेज हत्या मानी जाएगी, दहेज मृत्यु मानी जाएगी। और दहेज मृत्यु हो जाने पर जो सजा होगी वो कम से कम सजा कितनी होगी? 3 वर्ष की सजा होगी, और अधिक से अधिक 7 वर्ष की क्या होगी? सजा होगी। 7 वर्ष की सजा होगी। और हो सकता है कि अगर मृत्यु से संबंधित है तो आपको मृत्यु दंड भी दे दिया जाएगा। हाँ, किसी की तो जान चली गई तुम्हारी वजह से, तो मृत्यु दंड भी दे दिया जाएगा। धारा 304 या आजीवन सजा हो जाएगी। तो ये धारा कौन सी थी? 304B। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भैया धारा 498A। धारा ये भी मोस्ट है, ये धारा है ना 498A। धारा 498 ये क्या कहती है मेरे भाई? तो धारा 498 ये कहती है कि किसी महिला को उसके पति या उसके किसी नातेदार द्वारा, नातेदार का अर्थ है मेरे भाई यहाँ क्या? भाई बहन, पिता माता, जो खून संबंधित रिश्ते हैं, नातेदार द्वारा क्या है? उत्पीड़न करना या उसको डिप्रेशन में लाना कौन सी सजा के तहत है? कौन सी धारा के तहत है? 498 ये। अब मेरे भाई जब ये इसको सता रहे हैं उस लड़की को जिसकी शादी हुई है, तो दंड का प्रावधान इसमें भी क्या है? सेम है। अगर उसकी मृत्यु हुई या आपने सजाया तो 3 से 7 वर्ष की सजा मिलेगी। क्लियर? यानी कि आपको भाई ये ध्यान रखना है
498A और 304 भी दहेज मृत्यु से संबंधित और ये उत्पीड़न से संबंधित है। वही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में भी आप ये फैक्ट पढ़ोगे। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 306। धारा 306 में क्या उल्लेखित है? आईपीसी की धाराएं पढ़ रहे हैं। आईपीसी की धारा 306 में क्या उल्लेखित है मेरे भैया? तो देखिए धारा 306 बालिग द्वारा आत्महत्या करना, यानी कि जो नववधु है, सॉरी बालिग द्वारा नहीं, इसमें है स्त्री धन की मांग करना। जब यदि कोई अपनी स्त्री धन की मांग करे तो कौन सी धारा होगी? 306, सॉरी 306 से पहले अपन पढ़ेंगे 406। 406 धारा आईपीसी की 406 में क्या है? स्त्री धन की मांग करना। मांग करना, अब आपके ये समझ में नहीं आया स्त्री धन क्या है। देखो ये तो रही कोई महिला और ये रहा उसका पति, ठीक है। अब क्या हुआ? ये रहा महिला का पिता। महिला के पिता ने पति को शादी में क्या दी? कार दी, मकान दिया और पैसे दिए, मतलब माला माल कर दिया इसके पति को। अब क्या होता है? बाद में शादी के 1-2 महीने बाद में या 10 साल बाद में ये पति इसका कहता है कि भाई मुझे तो तू अच्छी नहीं लगती, मैं तुझे छोड़ रहा हूं, या इसके लिए कार के लिए मना कर देता है इस महिला के लिए। तो इससे पूरे दहेज का जो स्त्री धन की मांग, इस पूरे दहेज का हक किसका है? इस महिला का। पिक्चरों में सुनते हो ना, हीरो कहता है कि तेरे बाप ने दिया क्या? हाँ मेरे बाप ने ये बेड दिया है, कार दी है, मकान दिया है, निकल जाओ, है ना। तो स्त्री धन मांग कर सकती है क्योंकि ये स्त्री उसी महिला का धन है। तो धारा 406 के तहत अपने बच्चों के लिए और वो महिला अपने लिए उस दहेज की राशि को ले सकती है और यूज कर सकती है। इसमें अगर वो नहीं देता तो क्या होगा? केस दर्ज होगा, और केस दर्ज होता है तो सजा बोलती है भाई, और केस अब दर्ज हुआ तो सजा होगी 3 साल की। इसलिए ध्यान रखना, लुगाई कुछ भी मांगे चुपचाप लागे दे देना, नहीं दिया तो 3 साल के लिए सजा हो सकती है। और कुछ लड़कियां देख रही होंगी तो अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सकती हैं पति देव से, ठीक है भाई। ऐसा कोई फैक्ट कुछ भी नहीं लाके दिया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब कुछ सोच रहे होंगे सर आप जिस दिन से महिला बाल अपराध पढ़ा रहे हो उस दिन से लड़कों पर अत्याचार किए जा रहे हो, हमारे बचने का कोई जुगाड़ नहीं है क्या? बिल्कुल, एक क्लास तुम्हारे बचने के जुगाड़ों की लेके आऊंगा मैं, कैसे बचना है ना। तो आइए हम बात करते हैं। नेक्स्ट धारा है इसी अधिनियम की। कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं? भूल तो नहीं गए? दहेज निवारण एक्ट 1961 की। तो दहेज निवारण एक्ट 1961 की अगली है भाई 306। धारा 306 क्या कहती है? धारा 306 कहती है कि बालिग द्वारा आत्महत्या करना, बालिग द्वारा आत्महत्या करना। और धारा 306 में बालिग किसे बोला गया? जो नववधु है या जिनकी शादी हो गई है या उस हत्या के लिए उकसाना, हत्या के लिए उकसाने के लिए आप लगे रहते हो कि ये नहीं दिया तेरे बाप ने, ये नहीं दिया तेरे मैया ने, और ऐसे कहते रहोगे तो वो हत्या के लिए डिप्रेशन में जाके लड़की ने आत्महत्या कर ली तो क्या होगा? धारा 306 लगेगी, सजा के प्रावधान बराबर लगेंगे, ठीक है भाई। वही अधिकतम 6 महीने और 50 वर्ष या 5000 का जुर्माना, अलग अलग फैक्ट है वो बता देता हूं मैं। देखिए सॉरी 406 में अगर आप ऐसा करते हो तो 3 साल की सजा का प्रावधान नहीं है। 306 के संदर्भ में बात करें तो मेरे भैया आपको क्या करना है कि बालिग द्वारा अगर आत्महत्या के लिए उकसाओगे तो वही 7 वर्ष की सजा
या आपको क्या हो सकता है, उम्र कैद हो सकती है। नेक्स्ट धारा के बारे में बात करें, धारा 309। धारा 309 क्या कहती है, आत्महत्या के लिए उत्प्रेषण का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास या उत्प्रेषण का प्रयास आप करोगे तो कौन सी धारा लगेगी, 309 धारा लगेगी मेरे भैया। 309 धारा क्या कहती है वो समझना है। 309 धारा के तहत हम बात करें, अगर किसी पति पत्नी में हो गई लड़ाई, और लड़ाई हो रही है, पहले तो गालियां चली, फिर लपड़ चले, फिर घूसे चले, फिर लात चली, और फिर रसोई के बर्तन फेंकना स्टार्ट हो गया, और ऐसे करके किसी का वो बर्तन गलती से किसी की गलत जगह लग गया, सिर वगैरह पे लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो महिला आत्महत्या का प्रयास किया, यानी कि उत्प्रेषण किया, उत्प्रेषण। तो भाई कौन सी 309 में सजा का प्रावधान है, एक एक के बारे में बिल्कुल ध्यान से बात करेंगे। यहीं पर एक और बात करनी, 498 के तहत साक्ष्य अधिनियम पढ़ाया था मैंने 1872 में साक्ष्य अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत और दहेज प्रथा के लिए 2 कानून बने। वो 2 कानून कौन कौन से बने, एक तो बनी धारा 113 ए धारा बनी, एक बनी धारा 113 बी बनी। क्लियर भाई। 113 ए में क्या है, यदि न्यायालय को अधिकार है, 113 धारा में क्या है, न्यायालय को अधिकार है, और क्या अधिकार है कि यदि किसी स्त्री की दहेज के कारण मृत्यु हो जाती है, किसी स्त्री की दहेज के कारण मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा, न्यायालय इसका साक्ष्य करेगा। और 113 बी क्या कहता है कि दहेज में आत्महत्या के लिए उकसाना किसी को, कौन सा प्रावधान रखा गया है, ये प्रावधान रखा गया है 113 बी में। तो ये कुछ आईपीसी की धाराएं थी जो मैंने आपको कंप्लीट कराई, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आईपीसी की धारा 304 बी, इंडियन पिनल कोड 304 बी, दहेज मृत्यु हो जाती है 7 वर्ष तक, अगर मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण तो वो दहेज मृत्यु मानी जाएगी। कम से कम सजा 3 वर्ष, 7 वर्ष की सजा हो सकती है और जुर्माना। 498 किसी महिला को उसके पति या उसके नातेदार रिश्तेदार द्वारा दहेज के लिए उकसाया जाता है तो वो इसमें 3 से 7 वर्ष की सजा का है प्रावधान, और न्यूनतम 6 वर्ष और अधिकतम सजा 2 वर्ष हो सकती है। 406 स्त्री धन की मांग करना, महिला अपने दहेज के सामान को मांग सकती है। धारा 306 बालिग द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना या उसे आत्महत्या के लिए उकसाना, कौन सी धारा है, 306 धारा है। धारा 309 आत्महत्या के प्रयास या उत्प्रेषण करना, साक्ष्य अधिनियम 1872, धारा 113 ए और धारा 113 बी। तो इस प्रकार हमने पूर्ण रूपेण जाना दहेज निषेध अधिनियम, ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम। नेक्स्ट जानेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।